हम दोनों बहनों की उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। मेरी दीदी मालती की शादी के वक्त मैं सिर्फ 18 साल की थी, इसलिए उसकी शादी के वक्त मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। दीदी और जीजा मुझे समझाते हुए बोले कि नेहा, रोने की क्या बात है, तुम्हारा जब दिल चाहे हमारे घर चली आना। मेरे जीजा कुलदीप सिंह कहने लगे, जब भी तुम अपनी बहन के पास आओगी मैं खुद तुम्हें अपना शहर घुमाऊंगा। दीदी तो विदा होकर चली गई, लेकिन मेरे दिल में यह अरमान जाग उठा कि मैं कब अपनी बहन के घर जाऊंगी। पूरी 1 साल बाद दीदी हमारे घर आई और साथ ही कुलदीप जीजा भी आए थे। जीजा मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाए थे। मेरे जीजा बहुत अच्छे और प्यार करने वाले इंसान थे। जितना दिन वो हमारे घर रहे हर वक्त मेरे आगे पीछे रहते और मेरा बहुत ख्याल रखते। 1 हफ्ते बाद दीदी अपने ससुराल लौट गई। 1 महीने बाद फिर दीदी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। यह खबर सुनकर मैं और मम्मी पापा बहुत खुश हुए। बहुत दिनों के बाद हमारे घर ऐसी कोई खुशी की खबर आई थी, लेकिन दीदी बहुत ज़्यादा परेशान थी और वह मम्मी से कह रही थी कि वह अकेले दूसरे शहर में इस हालत में नहीं रह सकती है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। यह सुनकर मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। पहले तो मम्मी ने मेरी दीदी को हमारे घर आकर रहने को कहा, तो कहने लगी कि कुलदीप जीजा उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। फिर मम्मी ने सोचकर कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं नेहा को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। बहन के आने से तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और ये तुम्हारे घर के काम काज भी कर दिया करेगी। मम्मी की बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई और कहने लगी, नेहा को अकेले ना भेजना, कुलदीप चले जाएंगे उसे लेने। मैं तो कब से इस मौके की तलाश में थी, इसलिए फ़ौरन ही खुशी खुशी अपना सामान बांध लिया। मासी बनने की खुशी तो अलग ही होती है। 2 दिन बाद ही जीजा मुझे लेने के लिए आए और मैं उनके साथ अपनी दीदी के घर आ गई। दीदी के ससुराल में सिर्फ उनका ससुर और कुलदीप जीजा थे। दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उसने पहले से ही मेरी पसंद का खाना बना रखा था। मुझे रहने के लिए अपने सामने वाला कमरा भी दे दिया। दीदी के ससुर को जब मैं नमस्ते करने के लिए उनके कमरे में गई तो उनका रवैया कुछ अजीब ही था। वह बिस्तर पर पड़े एक बीमार आदमी थे। मुझे देखकर अजीब अजीब बात करने लगे। उनकी बातें मेरी समझ से बाहर थी। दीदी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले आई और कहने लगी कि उनके ससुर बहुत सालों से बीमार हैं, इसलिए अक्सर उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। आगे उनके कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। दीदी के ससुर उनकी शादी में भी नहीं आए हुए थे। फिर इसके बाद दोबारा मैं दीदी के ससुर के कमरे में नहीं गई। दीदी की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वह ज़्यादातर बिस्तर पर लेटी रहती थी और मैं घर का सारा काम संभाल रखा था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक दिन मैं नहा रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। शुरू में मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ कोई साया सा नज़र आया और मुझे यकीन हो गया कि कोई छुप छुप कर मुझे देख रहा है। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैं जल्दी से अपना कपड़ा पहनकर कमरे से भागी। मैं जब बाहर आई तो मेरी नज़र दीदी के ससुर पर पड़ी, जो बाहर लॉन से वापस लौटकर अपने कमरे में जा रहे थे। मुझे बहुत अजीब ही नज़रों से देखते हुए कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो, अपना ख्याल रखा करो। उनकी यह बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझसे इस तरह की बातें कर सकते हैं। मैं घबराकर फ़ौरन अपने कमरे में चली गई और सोचते सोचते सारी रात गुजार दी। रोशनदान पर जो था वह मेरा वहम था या हकीकत? कोई मुझे देख रहा था? कहीं वो दीदी के ससुर तो नहीं थे? इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया था। मेरी सारी रात आंखों आंखों में गुजर गई थी। अगले दिन सुबह जीजा ऑफिस जाते हुए कहने लगे, नेहा मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें शॉपिंग के लिए बाहर ले जाऊंगा, तुम शाम को तैयार रहना। यह कहते हुए अचानक करीब आकर उन्होंने मेरी गाल पर हाथ फेरा और ऑफिस के लिए निकल गए। उनके इस अंदाज पर मैं चौंक गई। शाम को मैं अच्छी तरह तैयार हो गई तो कुलदीप भाई मुझे शॉपिंग के लिए ले गए।
उन्होंने दीदी से कहीं ज़्यादा मेरे लिए शॉपिंग कर ली थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरी ये खुशी बस कुछ दिनों की मेहमान है। उस रात मैं बहुत थक कर घर लौटी थी और खाना खाते ही अपने कमरे में जाकर बेखबर सो गई। आधी रात को अचानक ही लाइट चली गई तो गर्मी से मेरी आंख खुली। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बेड पर कोई मौजूद हो। अंधेरे के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक ही कोई मेरे करीब आना शुरू कर दिया। मेरा दम घुटने लगा। मुझे एहसास हो गया कि मेरे साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है, तो मैंने पूरी जान लगाकर जोर की धक्का दिया। उसे शायद मुझसे इस धक्के की उम्मीद नहीं थी। वह एकदम पीछे हटा तो मैं भागकर कमरे से निकलकर किसी तरह अपने दीदी के कमरे में चली गई। वहां जाकर मैंने दीदी को आवाज दी तो वो कहने लगी, नेहा तुम डरो नहीं, तुम्हारे जीजा लाइट देखने गए हैं, वो जल्दी ठीक कर देंगे। दीदी ने अपने मोबाइल फोन का टॉर्च जला दिया। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। मैं दीदी के पास बैठ कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। वह कहने लगी, तुम भी पागल हो, जरा सी अंधेरे से घबरा गई हो, मेरा ख्याल कैसे रखोगी। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे कमरे में कोई मौजूद था इसलिए मैं डर गई थी। मेरी बात सुनकर वह जोर से हंसने लगी। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अंधेरे की वजह से डर गई हो। मुझे समझ नहीं आया कि मैं दीदी को किस तरह से यकीन दिलाऊं कि मेरे कमरे में कोई मौजूद था। पहले रोशनदान पर पड़ने वाला नजर और अब कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास से मैं पूरी तरह डर गई थी। मेरे दिमाग में रह रहकर दीदी के ससुर का ख्याल आ रहा था। मैं दीदी को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि डॉक्टर ने दीदी को टेंशन देने के लिए मना किया है। मैं डरते डरते वापस अपने कमरे में आ गई और दरवाजा लॉक करके बिस्तर पर लेट गई। नींद तो मुझे नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि किसी न किसी बहाने से घर वापस लौट जाऊं। जो भी था यह मेरा वहम नहीं था, इस बात का मुझे अच्छी तरह यकीन हो गया था। अगले दिन कुलदीप भाई किसी काम से थोड़ी देर के लिए दोपहर के वक्त ऑफिस से घर लौट कर आए। उस वक्त दीदी दवाई खाकर अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी और मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। कुलदीप भाई किचन में ही चले आए और मुझे पीछे से जकड़ लिया। मुझे उनसे इस व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं हड़बड़ाकर खुद को उनसे छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मुझे कुलदीप भाई छोड़ने के बजाय और कस के पकड़ लिया और कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुमसे नजर हटाने को दिल नहीं करता। मेरी आवाज मेरे गले में ही दम तोड़ गई थी और मैं कुछ कह भी नहीं सकी। बहुत मुश्किल से मैं खुद को उनसे छुड़वाया और किचन से बाहर भागने लगी तो कुलदीप कहने लगे, तुम नहाते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे मोबाइल में तुम्हारी वीडियो है। जीजा की इस बात से मेरी सांस रुक गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस कदर घटिया इंसान होंगे। मैं रोते हुए जीजा की तरफ देखा तो वो कहने लगे, मैं बस प्यार मोहब्बत की बात करना चाहता हूँ। जैसे ही जीजा ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, मैं भागते हुए अपने कमरे में चली गई और खुद को लॉक कर लिया। मैं डर से कांप रही थी। मैंने जीजा का जो रूप आज देखा था उससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं तो उन्हें भाई की तरह समझती थी, लेकिन वो तो मेरी इज्जत के दुश्मन निकले। पता नहीं कैसे कब उनकी नजर मुझ पर थी और मैंने गौर भी नहीं किया। कुलदीप भाई बस कुछ वक्त के लिए ऑफिस से घर आए थे, इसलिए वो वापस चले गए। मैंने सोच लिया था कि अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकने वाली। शाम के वक्त जब दीदी अपने कमरे में उठकर मेरे पास आई तो उस वक्त मेरी आंखें रो रो कर सूख चुकी थी। वह मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है, किस बात से तुम इतना रो रही हो। मैंने दीदी से सच छुपाया क्योंकि उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं जीजा के बारे में इतनी बड़ी बात बताऊं। मैंने रोते हुए कह दिया कि मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी ने मुझे गले से लगाया और कहने लगी, इतनी जरा सी बात पर तुमने रो रो कर आंखें सुलझा ली है। तुम फिक्र ना करो, शाम में ही मैं कुलदीप के साथ तुम्हें वापस भेज देती हूँ। जीजा के साथ एक शहर से दूसरे शहर सफर करने की सोचकर मेरी रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दीदी से कहा कि पापा मुझे लेने के लिए आएंगे, मैं पापा के साथ जाऊंगी। दीदी कहने लगी, ठीक है, अच्छी बात है, इस तरह मैं भी पापा से मुलाकात कर लूंगी। दीदी की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। दीदी जैसे ही मेरे पास से उठकर अपने कमरे में गई तो उनकी जोरदार चीख की आवाज आई।
मैं फौरन दीदी के कमरे की तरफ भागी तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि दीदी बिस्तर के पास गिरी हुई है, अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चीख रही है। मैं बहुत परेशान हो गई। बहुत मजबूरी में मैंने कुछ दिन रुकने का फैसला किया और दीदी से कहा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपके साथ ही हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई थी, मुझे गले से लगा लिया। जीजा भी वापस आ गए थे। दीदी ने उन्हें भी बताया कि गिरने की वजह से तबीयत बहुत खराब हो गई थी। ये सुनकर कुलदीप भाई भी परेशान हो गए और मुझे कहने लगे कि अपनी दीदी के लिए जूस बना कर लाओ। एक बार फिर से कुलदीप भाई किचन में आ गए और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैं कुलदीप भाई को धक्का दिया और गुस्से से कहा, आपको शर्म नहीं आती? आपकी पत्नी की हालत इतनी खराब है और आप अपनी साली के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जीजा को मेरी बात का कोई असर ना हुआ और वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरी आवाज पर दीदी आ गई। मैं इस कदर घबराई हुई थी कि दीदी की तबीयत का सोचे बिना उन्हें जीजा का सारा सच बता दिया। दीदी ने एक नज़र मुझ पर डाली और दूसरी नज़र जीजा पर और कहने लगी कि तुम कैसे मर्द हो जो एक 18 साल की लड़की को भी काबू नहीं कर सकते। इसने पिछले एक हफ्ते से ही तुम्हें अकेले नचाया हुआ है और तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए। दीदी की बात सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। मैं हैरानी से दीदी से पूछी कि यह क्या कह रही हो। दीदी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। मैं हैरत से दीदी को देख रही थी। दीदी ने मुझे अपने पास बैठाया और मेरे बालों में हाथ फेरकर कहने लगी, देखो नेहा, मेरी बात गौर से सुनो। मैं कुलदीप का सारा सच जानती हूँ, लेकिन जो कुछ कुलदीप तुमसे चाहते हैं वह तुम्हें करना ही होगा। मैं गुस्से में उठ खड़ी हुई और मैंने दीदी से कहा कि यह आप कैसी बातें कर रही हो? क्या आप जानती हैं कि आपका पति मेरे साथ क्या करना चाहता है? वह मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, मेरे साथ गलत करना चाहता है। क्या आप एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हैं जो कि आपके प्रेग्नेंट होने के बाद भी अपनी बहन पर नज़र जमाए बैठा है? मेरी बात सुनकर दीदी कहने लगी, तुम्हें कुलदीप के साथ वह सब कुछ करना ही होगा जो वह तुमसे चाहते हैं, वरना वह कभी बाप नहीं बन सकेगा। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप पेट से है ना? तभी जीजा और दीदी जोर से हंसने लगे और दीदी कहने लगी, ना ही मैं गर्भवती हूँ और ना ही कभी माँ बन सकती हूँ। मुझे कुछ ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि तुम यहाँ आकर मुझे और कुलदीप को एक बच्चा दे सको। कुलदीप किसी और का बच्चा गोद नहीं लेना चाहते थे, उन्हें अपना बच्चा चाहिए था और इसके लिए मेरे पास इससे ज़्यादा आसान रास्ता नहीं था। मैं किसी दूसरी औरत को अपना सौतन बनाकर नहीं लाना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि तुम यहाँ आकर मुझे और कुलदीप को एक बच्चा दे सको। मैंने फैसला किया है कि मैं इस काम के लिए तुम्हें कुर्बान कर दूंगी। वैसे भी तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। मैं कुलदीप से बहुत प्यार करती हूँ और उसे किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गर्भवती हो जाओ, मेरी और कुलदीप की ज़िंदगी में एक बच्चे की इस कमी को पूरा कर दो। मैं तो अब तक जीजा को अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन मेरी बहन भी इस गंदे खेल में बराबर की हिस्सेदारी थी। अपना घर बचाने की खातिर मेरी बहन ने मेरी ज़िंदगी को दांव पे लगा रखा था। मैंने अपनी बहन के आगे हाथ जोड़कर कहा कि मुझे घर वापस भेज दे, लेकिन मेरी बहन मुझे धमकी देने लगी। अगर मैं उसकी बात ना मानी तो कुलदीप मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे। उसका इल्ज़ाम भी मेरे किसी झूठे आशिक के नाम पर डाल देंगे और मैं सारी ज़िंदगी अपने मम्मी पापा को अपने किरदार की सफाई नहीं दे सकूंगी। मैं जानती थी कि मेरी बहन मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन वह ऐसा करेगी मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी बहन ने मुझे खींचते हुए कमरे में धकेलने की कोशिश की तो मैं खुद को छुड़ाने के लिए शोर शराबा करने लगी। मेरी बहन के ससुर कमरे से निकल आए। उन्होंने फौरन ही बीच में आकर मुझे मेरी बहन से छुड़वाया और मेरी बहन और अपने बेटे को धमकी दी कि अगर उन दोनों ने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वह पुलिस को फ़ोन कर देंगे। जीजा गुस्से में अपने पापा के साथ बदतमीजी करने लगे, लेकिन उनके पापा किसी भी हाल में मुझे अकेला छोड़कर पीछे ना हटे
और मेरे खातिर अपने बेटे से झगड़ा करके मुझे अपने कमरे में ले आए। वह कहने लगे, बेटा मुझे पहले दिन से ही शक था कि इन दोनों की नीयत गलत है। अगर मैं तुम्हारी बहन के खिलाफ कुछ कहता तो शायद तुम कभी यकीन ना करती। अब जबकि तुम सच जान चुकी हो तो तुरंत अपने घर वापस लौट जाओ। यह दोनों इंसान नहीं बल्कि दरिंदे बन चुके हैं। शायद मुझसे अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से आज यह दिन देखना पड़ रहा है। मैंने कुलदीप जीजा के पापा के फ़ोन से ही अपने घर फ़ोन मिलाया और अपने पापा को सारी हकीकत बता दी। अगली सुबह मेरे पापा मुझे लेने के लिए आ गए। उन्होंने मेरी बात पर दीदी से हमेशा के लिए सारे रिश्ते ख़त्म कर दिया। पापा को इस बात पर बहुत अफसोस आ रहा था कि शायद उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी, और मैं सोच रही थी कि मेरी कौन सी अच्छाई मेरे काम आ गई जो कुलदीप के पापा मेरी आवाज़ सुनकर मुझे बचाने आ गए। इस बात को कई साल गुजर गए हैं। हमारी दीदी के साथ हमारा कोई रिश्ता ना रहा, लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह समझ आ गई कि मेरी माँ ने मुझे दीदी के घर रहने के लिए भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी, और मैंने एक गैर मर्द को अपना भाई समझकर बहुत बड़ी भूल की थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें।